शुरुआत करते हैं हम लोग परिवार से। परिवार में एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। यानी दो, हम कहते हैं दो या दो से, मतलब क्या होता है, हम दो हमारे दो, ये क्या कहते हैं? एकल परिवार कहलाते हैं। माता पिता और उनके बच्चे जो होते हैं उस परिवार को एकल परिवार कहा जाते हैं। अब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ये संयुक्त परिवार में होता है दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें नाना नानी भी आ सकता, मौसा मौसी, बाप माँ, बच्चे होते हैं। तो लेकिन परिवार के जो संयुक्त परिवार होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, उसके बच्चे, सभी क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं, देखिए। एनसीएफ 2005 का कहना है कि अनुसार से कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा। कितने थीमों में बांटा गया है? 6 थीम में बांटा गया। यानी पर्यावरण के अध्ययन जो हम पढ़ते हैं 3 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक, उसके जो अध्याय होते हैं जिसे इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, उस चैप्टर को 6 थीमों में बांटा गया है। एक प्रकार से अध्याय ही कहा जाए, 6 अध्याय में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। परिवार एवं मित्र, उसके बाद जो है परिवार एवं मित्र जो होते हैं एक थीम है, और इस थीम में 4 उप थीम है। परिवार एवं मित्र का जो है 4 उप थीम है। 4 उप थीम में कौन कौन है? जिसमें संबंध है, कार्य है तथा खेल, जानवर, पौधे, ये जो होते हैं कार्य तथा खेल होता है और जानवर पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम होते हैं। तो परिवार एवं मित्र एक थीम हो गया, भोजन, दूसरा पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं। तो ये 6 थीम होते हैं। ये थीम के बारे में VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछा जाता है। अब है परिवार एवं मित्र के उप थीम कितने होते हैं? अभी तुरंत बताए हैं 4 होते हैं। उप थीम कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक संबंध होता है, कार्य तथा खेल, दोनों एक ही है, जानवर, पौधे। चलिए हम लोग अब पहले इसमें पौधे के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधा क्या है? ट्री एंड प्लांट्स, यानी वृक्ष और पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वृक्ष किसे कहते हैं? ट्री, इसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं। तो वृक्ष का मतलब होता ही है, नाम से ही पता चलता है, वृक्ष मतलब घना, जो सब बड़ा हो और मजबूत हो, लंबा हो। ये क्या कहता है? ये पौधे की तुलना में बड़ा और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है। इसका जो तना होता है, एक मुख होता है जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। मुख्य तना को क्या नाम से, दूसरा नाम से जानते हैं? ट्रंक भी कहते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मतलब इसमें शाखाएं जो है भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। भूमि से ऊपर उठकर कुछ देर ऊंचा जाकर तब जाकर के ऊंचाई तने पर निकलती है। उदाहरण के लिए इस गाछ में कौन सब आते हैं? नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया आदि। ये सभी क्या होते हैं? वृक्ष के उदाहरण है। ये सभी आम, नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल, पीपल, शीशम, ये सभी क्या होते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। जो वृक्ष का हम लोग टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सभी बनाते हैं। लकड़ियाँ होती है, उससे जलावन भी होता है, और उसके क्या करते हैं हम लोग? बेंच, कुर्सी, टेबल बैठने के लिए भी बनाते हैं। तो सभी को क्या कहते हैं? वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? मजबूत और कठोर भी होता है। उसमें लंबे लंबे टहनी होते, पत्ते होते हैं और बड़े भी होते हैं। वृक्ष जो है सबसे बड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। चलिए अब अगला है झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं? झाड़ी जो है इंग्लिश में इसे सर्ब्स कहते हैं। तो सर्ब्स क्या है कि झाड़ी के माध्यम, ये एक मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ी क्या होता है?
ये जो होते हैं एक मध्यम आकार के पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? मध्यम, मतलब बीच, एक जो सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा, और उसके बीचले वाले को क्या कहते हैं? जो उससे भी छोटा होता है, बड़ा से थोड़ा सा बड़ा और छोटा, बड़ा, उस बड़ा से छोटा और छोटा से थोड़ा सा बड़ा जो होते हैं उसे झाड़ी कहते हैं। झाड़ी में बांस आता है, ये सभी आते हैं, ये पौधे होते हैं। झाड़ी के पास एक केंद्रीय तना होती है, एक केंद्रीय तना, इसमें शाखाएं तने के आधार के पास, यानी पानी भूमि के पास से, यानी भूमि के पास से निकलती है। इसमें जो होता है तना जो होता है, यानी इसकी शाखाएं में जो तना के आधार के पास जो होती है, यानी पानी जो भूमि के पास से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? भूमि के पास से निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है, मतलब बहुत सारे शाखा होते हैं जो जमीन के करीब होती है, जमीन के करीब ही होती है। इसके उदाहरण है जैसे गुलाब हो गया, गुलाब की फूल होती है, मेहंदी हो गई, गुड़हल हो गया, नींबू हो गया, धनिया हो गया, बोगनविलिया हो गया, नागफनी हो गया। ये सभी क्या होते हैं? झाड़ी कहलाते हैं और मध्यम वृक्ष होते हैं। पूरी घना पौधा होता है। उसके बाद आता है साग। साग इंग्लिश में इसको हर्ब्स बोलते हैं। इनका आकार छोटा होता है और इनका तना कोमल और हरा होता है। इनका आकार जो होता है बहुत, साग का मतलब होता है सबसे छोटा पौधा जिसका हम लोग भोजन में भी उपयोग करते, बनाकर खाते हैं, और इसका आकार छोटा होता है। इनका तना कोमल होता है, एकदम नॉर्मल होता है, हरा भी होता है। इनके अधिक शाखाएं नहीं होती है। इसके उदाहरण है जैसे पालक हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बैगन हो गया, पुदीना हो गया, धान हो गया आदि। ये सभी क्या है? साग के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है घास। अगला क्या है? घास। घास किसे कहते हैं? अब हम लोग घास पे जाते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर होता है। घास का पौधा जो होता है जितना ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है? जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? घास के जड़ें बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। इसे खुरपी से क्या करते हैं? पसनी, हम लोग देहाती भाषा में से पसनी भी कहते हैं, खुरपी भी कहते हैं। तो उससे क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं। चलिए, पौधों के कुछ अन्य प्रकार, पौधों के भी कुछ अलग प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है विसर्पी लता, ये जिसको इंग्लिश में क्रीपर प्लांट कहते हैं। एक होता है क्लेम्बर प्लांट जिसको आरोही लता कहते हैं। तो विसर्पी प्लांट किसे कहते हैं? देखिए, विसर्पी प्लांट जो होते हैं, जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते, जमीन पर ही फैल जाते, उन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विसर्पी लता, यानी विसर्पी वृक्ष कहते हैं, क्रीपर प्लांट कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंद आदि। ये सभी क्या होते हैं? विसर्पी लता कहलाते हैं, जो जमीन पर ही फैल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आरोही लता, जिसको हम लोग क्लेम्बर बोलते हैं। ये पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। ये क्या होता है? एक तो कमज़ोर होता है, लेकिन कोई भी चीज़ का सहारा अगर लगा दिया जाए, जैसे अलान दे दिया जाए, बत्ती या करची अगर इसके आसपास दे दिया है तो उस पर चढ़कर उससे ऊपर चले जाता है, या और ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर के इस क्या होता है? ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे मटर हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, करेला हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? क्लीमर प्लांट कहलाते हैं, ये आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। पौधे की संरचना। अब पौधे के आकार क्या है? तना। पौधे की संरचना के आधार पर कि उसका क्या क्या कार्य है और क्या काम है, हम उससे चलते हैं। सबसे पहले होते हैं तना। तना के बारे में जानते हैं। तना यानी स्टेम, इंग्लिश में इसको स्टेम कहते हैं। स्टेम क्या होता है? तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और तने जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलता है उसे नोड कहते हैं। अब क्या होता है? तने शाखाएं जो पत्ती, फूल और फल लगते, तने जो है, तने पर शाखाएं होती है, पत्तियां भी लगती है, फूल भी लगता है, फल भी लगते हैं, ये सभी चीज़ लगते हैं।
जल में तने ऊपर की ओर चढ़ता है, जल में जो तना होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और तन जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भाग को तक पहुंचाता है। मतलब तना जो होता है जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल में जो घुले हुए पानी होते हैं वे तनों में ऊपर की ओर चढ़ता है। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा, मतलब शाखा निकलता है, जो टहनियाँ कहते हैं उसको, वो जो उसे नोड कहते हैं। जहाँ से वो टहनी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अब पत्ती यानी लीफ क्या होता है? पत्ती इंग्लिश में लीफ कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, मतलब पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्णवृत्त यानी पेटोलियल कहते हैं। इस पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के जो चपटे और हरा भाग होता है बीच में उसे फलक कहते हैं। पत्ती के रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। पत्ती में जो रेखी क्या हुआ सिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। जैसे पत्ती अगर बना हुआ है कहीं पर, कोई पत्ती ऐसे बना होता है, ये पत्ती है, इसमें ऐसे ऐसे करके सिरा होता है, ये क्या होते हैं? सिरा होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरा। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होता है, इसमें एक मोटी सिरा जो ये होता है, ये मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों के सिराओं का द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों के सिरा के द्वारा कुछ डिजाइन बन जाता है पत्तियों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास जालिकारूपी कहलाता है। यह सिरा विन्यास क्या कहलाता है? जालिकारूपी कहलाता है। जैसे तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियों में सिरा जो है विन्यास जालिका रूपी होती है। मतलब जैसे तुलसी का पौधा हो गया, धनिया का पौधा हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया, इसमें जो पत्तियों में जो सिरा होता है उस सिरा को क्या कहते हैं हम लोग? जालिका सिरा कहते हैं। जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। जल की बूंदें जो होता है जल की पत्ती से क्या कहता है? जलवाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब वाष्पो उत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधा क्या करता है? यानी वाष्पो उत्सर्जन के कारण क्या करते हैं? पौधे जो होता है पानी को यानी जल को बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करता है। पत्ती पानी का उपयोग क्यों करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अगर किसके द्वारा होता है? पत्तियों के जल में जो कुछ मात्रा में कमी होता है, क्यों होता है? वह वाष्पोत्सर्जन के कारण, यानी इसमें पत्तियों में जो पानी का कमी हो जाता है क्योंकि वह वाष्प उत्सर्जन करके वायुमंडल में फैल जाता है। पत्ती में मड भी पाया जाता है जिसको स्टार्च कहा जाता है। जैसे कच्चे आलू में भी मड पाया जाता है, मड की उपस्थिति होती है। पत्ते में भी होती है, जो हरे होते हैं उसमें क्या होते हैं? मंड पाए जाते हैं। उसके बाद है रूट, जड़। जड़ किसे कहते हैं? आप देखिए, जड़ जो है मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ जो है पृथ्वी की, मतलब जड़ ही कोई भी पौधा का जो सबसे बेस्ट आधार होता है, जिस पे टिका हुआ रहता है, जिस पे वह जड़ कहलाता है। जल जो है जमीन के चारों ओर फैला हुआ रहता है, जमीन के अंदर रहता है, जो जमीन के पकड़े हुए थे, जिस कारण से वृक्ष या हो या कोई भी पौधा उसके सहारे वह खड़े रहते हैं। तो जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है और पौधे को मिट्टी में जमाए रखती है। पौधे को क्या करते हैं? मिट्टी में खड़े रखते हैं, यानी जमा कर रखते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। ये सभी जड़ है और इसको हम लोग खाते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ या झाकड़ा जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ किसे कहते हैं? अब चलते हैं हम लोग मूसला जड़। मूसला जड़ जो होता है यानी टैपरूट कहते हैं इसको। कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है, उसमें से कई अन्य जड़ निकलती है। मतलब कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होता है, एक जड़ जो होता है मुख्य होता है, और उसके बाद उससे निकलने वाले अन्य जड़ चारों टाइप से क्या होता है? जैसे कोई पौधा है, तो पौधा से क्या होता है? ये पौधा बनाए तो पौधा
और ये वृक्ष है, इसमें क्या होता है, ये कुछ मुख्य जड़ होता है। यहाँ से मिट्टी से यहाँ पे मुख्य जड़ होते हैं, यहाँ से कुछ जड़ इधर फैलते हैं, कुछ जड़ इधर फैलते हैं, कुछ जड़ इधर फैलते हैं, ये सभी जड़ें फैलते हैं। उसमें से कई अन्य जड़ निकलती है। ये जो अन्य जड़ है, इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाता है। इसमें जो मूसला जड़ होता है, ये जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण है जैसे चना का जड़ जो है मिट्टी के अंदर जाता है, चुकंदर का जड़ बहुत अंदर तक जाता है, मटर जो होता है, मूली जो होता है, गाजर जो होता है, अंगूर होता है, आम होता है, सरसों होता है आदि, ये सभी का जड़ जो होता है जमीन के बहुत अंदर तक फैले हुए रहते हैं। और इस सभी के जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है। यानी चना का जड़ हो गया, चुकंदर का जड़ हो गया, मटर का जड़ हो गया, मूली का जड़ हो गया, गाजर का जड़ हो गया, अंगूर का जड़ हो गया, आम का जड़ हो गया, सरसों का जड़ हो गया, ये सभी जड़ जो कैसा जड़ कहलाता है, मूसला जड़ कहलाता है। अब यहाँ पर होता है रेशेदार जड़ या झाकरा जड़, किसको कहता है, फाइबर्स रूट। इस प्रकार की जड़ें तन के आधार से निकलती है। यह किससे निकलती है, तन के आधार से। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती, जमीन के ऊपर में फैले रहती है। ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ जो होता है, फाइबर्स रूट जो होता है, इस प्रकार की जड़ें तन के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है और ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। ये सभी में कौन सा जड़ पकड़ा जाता है, झकड़ा जड़ पाए जाते हैं। यदि पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होगी। जड़ें क्या होंगे, रेशेदार होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी बुक में वृक्ष के जड़ और रूट के बारे में जाने। अगला दिन हम उसके पौधों के पुष्प के बारे में जानेंगे। तो आज हम यहीं इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हमारे हौसला बढ़े, हम आगे इसी तरह से आपका वीडियो बनाते रहेंगे और आपको हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे और आप लोग देखिए। तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।